नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। और ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सोने में। देखिए दोस्तों, ब्रह्मास सीरीज में मैं आपके सामने आज 7वां एपिसोड, जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है, स्पेशल ज्योग्राफी से संबंधित है, मैं वो आपके सामने पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। और देखिए, मैं इसी प्रकार मैंने आपको अर्थशास्त्र भी एक क्लास में पढ़ा रखी, इंपोर्टेंट 10 चीजें। और आप यकीन मानिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैंने जितनी भी क्लासें ले रखी हैं, आप सिर्फ जुड़े रहिए। वो कंटेंट दिया है आपको कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में 100%। देखिए, एक मोहरा है, जरूरी नहीं है कि पीईटी में ही आए। आगे पेपर जीडी का लगा, यूपी कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, तो सबके लिए अति महत्वपूर्ण क्लासें मैंने ले रखी हैं। चाहे आप कॉमनवेल्थ की गेम की बात करो, चाहे ओलंपिक की बात करो, पैरा ओलंपिक की बात करो, मैंने योजनाओं की भी क्लास ले रखी, जीएसटी पढ़ा रखा। जैसा कि उन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी ने सुभाष चंद्र बोस का नाम स्पष्ट रूप से लिख के दिया था, तो मैंने सुभाष चंद्र बोस को भी स्पष्ट रूप से पढ़ा रखा है। तो आप चैनल पर क्लासेस पढ़िए, आप पढ़िए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। ठीक है, मैं आपके सामने आज ज्योग्राफी संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, ज्योग्राफी की संबंधित क्लास लेने वाला हूं। और आगे भी चैनल पर क्लासेस चलती रहेंगी, चाहे स्टैटिक जीके की हो। मैंने वादा किया था कि 2 क्लास अभी करंट की भी लेनी है, तो लेकिन ब्रह्मा सीरीज का आज आखिरी और 7वां एपिसोड मैं ज्योग्राफी से संबंधित पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। टाइम को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए बात करें भारत के क्षेत्रफल की। किसकी बात करें? भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। आप इसको याद रखना। अगर तुमसे पूछ ले कि भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। कैसी है? भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। आप तुमसे पूछ ले कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, और भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है। अगर तुमसे पूछे स्थलीय सीमा की लंबाई, तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, और जलीय सीमा की लंबाई 7517 किलोमीटर। दोनों के याद रखना, लगभग आंकड़े हैं लेकिन कंटेंट बिल्कुल क्लियर आंकड़े हैं। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, और जलीय सीमा की लंबाई तो 7517 किलोमीटर है। अब तुमसे पूछ ले कि जो भारत के राज्य हैं, सबसे पहले तो भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको आप याद रखना। अब तुमसे पूछ ले कि भारत के कितने राज्यों की सीमा किससे लगती, समुद्र से लगती, तो भारत के 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। टोटल कितने हो गए? टोटल तो 10 हो गए। टोटल 10 की सीमा समुद्र से लगती। किससे लगती? 10 की सीमा समुद्र से लगती। अगर राज्य पूछे तो 9 है और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल कितनी है? 10 है। कितने राज्यों की सीमा? तो 9 राज्यों की सीमा। आप ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछा गया। आगे बात करें कि भारत का पूर्वी बिंदु क्या है। भारत का पूर्वी बिंदु का तुमसे पूछ ले तो भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु या फिर बालांगु है। मैं आपको पुरानी क्लास कोई एपिसोड देखना, उसमें भी आपको पढ़ा चुका हूँ। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु या फिर बालांगु है। पश्चिमी बिंदु गुहार या सरगिरी मोती है। उत्तरी बिंदु क्या इंदिरा कॉल है, और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, देखिए पूर्वी बिंदु की बात करें तो किबिथु या बालांगु, पश्चिमी बिंदु गुहार या सरगिरी मोती, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। अगर तुमसे पूछ ले कि जो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 2933 है। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 2933 है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। आगे याद रखना कि जैसे मान लो ये अपना भारत है। ठीक है, देखिए जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो बड़े अच्छे से मैप बना के पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ आप कंटेंट समझ लीजिए। सिर्फ जैसे ये अपना भारत है, और जो भारत का पूर्वी और पश्चिमी और उत्तर और दक्षिणी जो गलियारा है, ये एक दूसरे में कहाँ पर काटते हैं, तो एक दूसरे में झांसी में काटते हैं।
आप इसको याद रखना, मैं यही समझाने वाला था कि भारत का पूरा और पश्चिमी, उत्तर और दक्षिणी गलियारे कहाँ काटते, तो झांसी में काटते हैं। 2933, 3214, ठीक है, इसको आप याद रखना। आगे बात करें, अगर तुमसे आगे पूछ ले, ध्यान रखना कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य, ये तो बड़ा है, सबसे छोटा राज्य तो गोवा है। ये किसकी दृष्टि से, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। आज जनसंख्या की दृष्टि से पूछ ले तो सबसे बड़ा अपना उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा सिक्किम है। और वन की दृष्टि से पूछ ले तो वन की दृष्टि से सबसे बड़ा मध्य प्रदेश है और सबसे छोटा तो हरियाणा है। कौन है, तो सबसे छोटा हरियाणा है और सबसे छोटा हरियाणा और सबसे बड़ा मध्य प्रदेश है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान और गोवा बड़ा और छोटा, उत्तर प्रदेश सिक्किम बड़ा और छोटा, मध्य प्रदेश हरियाणा बड़ा और छोटा, इसको आप याद रखना। आगे बात करें कि सबसे ज्यादा, ये तो पता ही है कि वन के मामले में मैंने आपको बता दिया। अगर आगे उनसे पूछ ले कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आपको ट्रिक याद रखना हो, ट्रिक याद रख लेना, और वैसे याद रखना हो तो आप वैसे भी याद रख लेना। मैं आपके सामने दोनों तरीके से लिखने वाला हूँ, बस आप याद जरूर रखना। ट्रिक है मगरमच्छ, मगरमच्छ झपटा, ये तो हो गई ट्रिक। अब देखिए ट्रिक के द्वारा देखिए इसी प्रकार अलग भी हो जाएंगे। माँ से हो गया मध्य प्रदेश, गा से हो गया गुजरात, ठीक है, रा से हो गया राजस्थान, एक फिर माँ से हो गया मिजोरम, शाह से हो गया छत्तीसगढ़, और झा से हो गया झारखंड, और पा से तो पश्चिम बंगाल, और टा से पूछ ले तो त्रिपुरा। भाई प्लीज आप ट्रिक से याद रखते हो तो ट्रिक से याद कर लेना, और ट्रिक से याद नहीं है तो आप इनको ऐसे याद कर लेना। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती, और कितने गुजरती, तो 23.5 डिग्री। इसको भी आप याद रखना, कितनी डिग्री, तो 23.5 डिग्री। तुमसे पूछ ले कि भारत को 2 भागों में कौन सी रेखा बांटती, तो भारत को 2 भागों में कर्क रेखा बांटती। एक बात और याद रखना कि कर्क रेखा को, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, 2 बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी है। इसको भी आप याद रखना, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो माही नदी है, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। आकृति चतुष्कोणीय है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। जलीय सीमा की लंबाई 7517 किलोमीटर है। 28,008 के हिसाब से प्रदेश है। 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है और 1 के हिसाब से प्रदेश, टोटल 10 लगती। 2933, 3214 पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण लंबाई है। किबितिया, किबितिया बालांगु पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु गुवाहाटी सरकरी मोदी, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सिक्किम। वन की दृष्टि से सबसे बड़ा मध्य प्रदेश, सबसे छोटा हरियाणा। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती, 23.5 डिग्री गुजरती, भारत को 2 भागों में बांटती, और कर्क रेखा को 2 भागों में 2 बार कौन सी नदी काटती, तो माही नदी काटती। आप इसको याद रखना। आगे बात करें, देखिए आगे बात करें, सिर्फ आप दोस्त कंटेंट पर ध्यान दीजिए और आप मेरे को सपोर्ट कीजिए बस। इसके बाद देखिए धुआं धुआं कर देंगे पीईटी के पेपर में। आप तो देख लेना एनालिसिस की वीडियो, आप इतनी शेयर करना कि सभी तक पता चल जाए कि हाँ ब्रह्मोस क्लास द्वारा कुछ कंटेंट दिया गया था, ठीक है। आगे बात करें, देखिए आगे बात करें उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है।
तो यूपी का सोनभद्र जिला है, ये एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। किस किस से? तो एक तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। याद रखना, यूपी का सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है पूरे भारत का जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। आगे बात करें भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री गुजरती। कितनी गुजरती? 82.5 डिग्री गुजरती। कितने राज्यों से होकर गुजरती? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती। इसको भी आप याद रखना, भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती। अब तुम ट्रैक से याद रखो तो ट्रैक याद रख लेना, और नहीं तो प्लीज आप वैसे याद रख लेना। ट्रैक है यूमकुआ। क्या है ट्रैक? यूमकुआ। यूमकुआ मतलब यू से हो गया अपना उत्तर प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा और ए से हो गया आंध्र प्रदेश। तो भारतीय मानक समय रेखा है, ये 5 राज्यों से गुजरती, 82.5 डिग्री गुजरती। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तुमसे पूछ ले कि भारत का समय ग्रीनविच के समय से कितने घंटे आगे है, तो भारत का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे आगे है? तो भारत का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। और भारत में समय कहाँ से लिया गया? भारत में समय उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और इलाहाबाद के नैनी से लिया गया। इसको भी आप याद रखना, भारत में समय कहाँ से लिया गया? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और इलाहाबाद के नैनी से भारत में समय लिया गया। भारत का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों से गुजरती, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब तुमसे पूछ ले कि देखिए, जैसे ये तो हो गया अपना भारत, समझना, ये तो हो गया अपना भारत, तो यहाँ से गुजरी कौन? कर्क रेखा। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। और यहाँ से गुजरी भारतीय मानक समय रेखा। कितने डिग्री? 82.5 डिग्री। समझना, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरी? 8 राज्यों से। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरी? 5 राज्यों से। लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पर काटा? तुमसे पूछ ले कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को आपस में कहाँ पर काटती? तो एक दूसरे को आपस में छत्तीसगढ़ में काटती। इसको भी आप याद रखना। ठीक है, मैं यही समझाने वाला था कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती? तो छत्तीसगढ़ में काटती हैं। इसको आप याद रखना। अगर तुमसे पूछ ले कि दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते? तो दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते। कितने आते? दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते। अगर तुमसे पूछ ले कि सर्वाधिक तटीय सीमा किस राज्य की है? सर्वाधिक तटीय सीमा किस राज्य की है? तो सर्वाधिक तटीय सीमा गुजरात की है। किसकी है? सर्वाधिक तटीय सीमा गुजरात की है। दिल्ली एनसीआर में कितने जिले आते? तो 8 जिले आते। इसको भी आप याद रखना। और तुमसे पूछ ले, देखिए तुमसे पूछ ले अगर तुमसे पूछ ले कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य की लगती? भारत के अंदर तुमसे पूछ ले तो सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश की लगती। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, और एक केंद्र शासित प्रदेश से और एक इंटरनेशनल बाउंड्री लगती। ठीक है, वो भी किसके साथ? तो नेपाल के साथ। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक लगती, 8 राज्यों से लगती, एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती और एक इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल से लगती। अगर तुमसे पूछ ले उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक किस राज्य से लगती? तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से लगती। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से लगती और सबसे कम किससे लगती? तो हिमाचल प्रदेश से लगती। इसको भी आप याद रखना। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से लगती उत्तर प्रदेश की सीमा और सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगती। 8 राज्य से, एक केंद्र प्रदेश से और एक इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल से लगती। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला तो लखीमपुर खीरी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है। और सबसे छोटा जिला तो हापुड़ है। कौन सा है?
हापुड़ है। ठीक है, दोनों को याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा जिला तो हापुड़ है। अगर तुमसे पूछ ले कि यूपी में एक टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कौन सा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसको आप याद रखना। आगे बात करें, अब यूपी की बात हुई तो देखिए जरूर ज्योग्राफी पढ़ रहे लेकिन ध्यान आ गया। आप तुमसे पूछ रहे उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 403 है। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो 100 हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 31 हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं। लोकसभा की 80 हैं। और ये आंकड़े अपने आप में पूरे भारत में सर्वाधिक हैं। ठीक है, अगर तुमसे पूछ रहे कि सबसे ज्यादा तो लोकसभा की सीटें किसमें? उत्तर प्रदेश में। लेकिन सबसे कम किस राज्य में है? तो सबसे कम सीटें सिक्किम में है, 1 सीट। सिक्किम में 1 सीट है। और जिन लेखपाल ने पूछा गया वो अधिकतर बच्चे गोवा लगाया है, क्योंकि गोवा में कितनी सीटें? 2। और अधिकतर बच्चे इसमें गोवा लगाया है। लेकिन सर्वाधिक सीटें किसमें है? तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की। और सबसे कम किसमें है? तो सिक्किम में 1 सीट। इसको भी आप याद रखना। चलिए आगे बात करें। इसके बाद देखिए आगे बात करें, आप दोस्त सिर्फ कंटेंट देखिए, आप पढ़ लीजिए सिर्फ मेरे साथ। मैं आपको वो कंटेंट देने वाला हूं जो कि 100% पेपर में छपने वाला है। और ये लेखपाल में पूछा गया है कि सबसे कम सीटें किस राज्य में है, तो बच्चे लगाया गोवा, क्योंकि अधिकतर बच्चों को गोवा पता था कि भाई गोवा में सबसे कम सीटें हैं सिर्फ 2। लेकिन सिक्किम में सिर्फ 1 सीट है, ध्यान रखना। सिक्किम में सिर्फ 1 सीट है लोकसभा की। इसकी लोकसभा की सिक्किम में एकमात्र सीट है। आगे बात करें, देखिए आगे बात करते हैं। अगर तुमसे पूछ ले कि भारत की सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की बताइए। भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत में सबसे ऊंची चोटी, ये अलग अलग है। भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत में सबसे ऊंची चोटी दोनों अलग अलग है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी और नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, इसको भी आप बता दीजिए। और कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, किसकी? कुमायूं हिमालय की, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। और विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी, तीव्र ढाल वाली चोटी अगर तुमसे पूछ ले तो इसको भी आप याद रखना। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी, तो इसको भी आप याद रखना। अगर तुमसे पूछ ले कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो आप सभी को पता होगा कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86, 8,848.86। ठीक है, इसको आप याद रखना। कितनी? 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि कहाँ पर है? तो नेपाल में है। नेपाल में से क्या कहते? तो कोमुलगमा कहते। और कोमुलगमा का अर्थ क्या है? बर्फ की देवी। ठीक है, या फिर सागर माता भी कहते, सागर माता भी कहते हैं। दोनों याद रखना आप तो, कोमुलगमा और सागर माता। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848.86। अगर तुमसे पूछ रहे कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई किसने करी, भाई अधिकतर बच्चों को देखिए जे भी यूपी पीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई किसने की। सबको पता था तेनजिंग नॉर्वे, एडमंड हिलेरी, सबको मालूम था, लेकिन ये पता नहीं था कि कब करी। तो याद रखना कि 1853 में, 1853 में एक व्यक्ति थे तेनजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी। ठीक है, इन दोनों ने सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी। कब? 1853 में, तेनजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी। ठीक है, इसको आप याद रखना। अगर तुमसे पूछ ले कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखो कंफ्यूज नहीं होना, भारत की पूछे तो K2 है, K2 या फिर K2 बोले तो गॉडविन अस्टेन।
गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन, जो कि कहाँ पर है, तो POK में, पाक अधिकृत कश्मीर में विवादित क्षेत्र में, ठीक है। भारत में बात करें, भारत की तो K2 है। भारत में तो भारत की तो हो गई K2, और भारत में हो गई तो कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो कि कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ पर है, तो सिक्किम में। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी तो डोडा बेटा है। कौन सी है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। कौन सी है, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। और कुमायूं हिमालय कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। और नीलगिरी पहाड़ी है कहाँ पर है, तो नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु साइड, ठीक है। तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है नीलगिरी पहाड़ी, इसको भी आप याद रखना। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में है, और नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है तो राकापोसी। कौन सी, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो राकापोसी है, इसको भी आप याद रखना। अगर तुमसे पूछ ले कि रोहतांग सुरंग कहाँ पर है, ठीक है, रोहतांग सुरंग, और रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया, ठीक है। रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया, और इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। कितनी है, 9.02 किलोमीटर है। और रोहतांग सुरंग और या फिर अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में, आप इसको भी याद रखना अच्छे से। रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद अगर तुमसे कोई K2 की ऊंचाई पूछ ले तो 8611 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है K2 की, ठीक है। इसको भी आप याद रखना, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और तुमसे पूछ ले कि भारत में जो कंचनजंगा है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,598 मीटर, 8,598 मीटर। इन दोनों को भी आप याद रखना, ठीक है, इसको भी आप याद रखना। और देखिए आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर क्वेश्चन टाइप नहीं है तो थोड़ा टाइम लगता, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत क्या, मैं इससे डबल मेहनत कर सकता हूँ। सिर्फ बस आप इस बार PET को फतेह कर दीजिए। ब्रह्मास्त्र सीरीज जो चल रही है इसके द्वारा सिर्फ आप फतेह कर दीजिए। देखिए आगे बात करें कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम को क्या कहते हैं। किसके, भागीरथी और अलकनंदा। अगर तुमसे पूछ ले कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम को क्या कहते, तो इसके संगम को देवप्रयाग कहते। क्या कहते, भागीरथी और अलकनंदा के संगम को देवप्रयाग कहते। अगर तुमसे पूछ ले कि विष्णुगंगा और धौलीगंगा, विष्णुगंगा और धौलीगंगा के संगम को क्या कहते, तो विष्णुप्रयाग कहते हैं। क्या कहते, विष्णुगंगा और धौलीगंगा के संगम को तो विष्णुप्रयाग कहते हैं। आगे तुमसे पूछ ले कि नंद नदी और अलकनंदा, इसके संगम को क्या कहते हैं, तो नंद प्रयाग कहते हैं। कोई रॉकेट साइंस सुना है, पहले विष्णुगंगा तो विष्णुप्रयाग, जिसमें विष्णु मिली उसमें विष्णुप्रयाग, जिसमें नंद मिली, नंद नदी मिली, उसमें नंद प्रयाग, ठीक है। आगे बात करें पिंडारी और अलकनंदा, पिंडारी और अलकनंदा के संगम को क्या कहते, पिंडारी और अलकनंदा के संगम को कहते कर्णप्रयाग। क्या कहते, तो पिंडारी और अलकनंदा के संगम को कहते कर्णप्रयाग। और आगे याद रखना मंदाकिनी और अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को कहते रुद्रप्रयाग। क्या कहते, तो रुद्रप्रयाग। देखिए भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग, विष्णुगंगा और धौलीगंगा विष्णुप्रयाग, नंद नदी और अलकनंदा नंदप्रयाग, पिंडारी और अलकनंदा कर्णप्रयाग, और मंदाकिनी और अलकनंदा तो रुद्रप्रयाग। इनको छाप लेना आप, इनसे क्वेश्चन
आएगा। ठीक है, आगे बात करें, देखिए आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगले क्वेश्चन पूछा गया सिंधु नदी। अब सिंधु नदी के बारे में बात कर लेते हैं। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी, मतलब उद्गम हुआ, मतलब जहाँ से निकली है, कहाँ से निकली भाई, एक बात और याद रखना, कैलाश ऐसा लिखा जाता है और अधिकतर बच्चे कैलाश ऐसा लिखते हैं, लेकिन ये कैलाश गलत है शुद्ध वर्तनी के हिसाब से। ठीक है, कैलाश ऐसा ही लिखा जाता है, इसको भी आप याद रखना। ठीक है, हिंदी भी पढ़ लो थोड़ी। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी बोखरचू से होता है। कहाँ से? कैलाश पर्वत श्रेणी बोखरचू से होता है, इसको आप याद रखना। और तुमसे पूछ ले कि भारत में कहाँ से प्रवेश करती, तो भारत में दमचौक से प्रवेश करती, भारत में दमचौक से प्रवेश करती। कैलाश पर्वत श्रेणी बोखरचू से इसका उद्गम होता है। तुमसे पूछ ले कि कुल लंबाई कितनी है, तो 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और भारत में कितने में बह रही, तो भारत में 1114 किलोमीटर में बह रही। कितने? 1114 किलोमीटर में भारत में बह रही। 2880 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। अगर आगे पूछ ले इसकी सहायक नदी, देखिए सहायक नदी कौन कौन सी है, एक तो सियोक, गिलगित, शिकार, काबुल और जास्कर। ठीक है, सियोक, गिलगित, शिकार, काबुल, जास्कर और पंचनद। पंचनद बोले तो 5 नदियां कौन कौन सी, जिसमें ब्यास, रावी, सतलज, झेलम और चिनाब। ठीक है, तो सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, सियोक, गिलगित, शिकार, काबुल, जास्कर और पंचनद में ब्यास, रावी, सतलज, झेलम, चिनाब। ये सब क्या है, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगर तुमसे पूछ ले सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी, तो सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी, चिनाब। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब है। और ये 5 नदियां सिंधु नदी में कहाँ पर मिलती, तो 5 नदियां सिंधु नदी में मिथनकोट में मिल जाती। मिथनकोट कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। 5 नदियां सिंधु नदी में कहाँ पर मिलती, तो मिथनकोट में मिलती। और तुमसे पूछ ले कि सिंधु नदी पाकिस्तान में कहाँ से प्रवेश करती, तो पाकिस्तान में सिंधु नदी चिल्लर से प्रवेश करती। आप इसको भी याद रखना, भारत में दमचौक से प्रवेश करती, पाकिस्तान में चिल्लर से प्रवेश करती और 5 नदियां मिथनकोट में मिल जाती है। आगे बात करें सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। वर्ल्ड बैंक ने इसकी अध्यक्षता करवाई और भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। ठीक है, सिंधु जल समझौता 1960 का है, वर्ल्ड बैंक ने अध्यक्षता करी, विश्व बैंक ने, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच का है। और भारत इसके पानी का 20% उपयोग करेगा और पाकिस्तान इसके पानी का 80% उपयोग करेगा। इस सिंधु सभ्यता में बात करी गई। तुमसे पूछे वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई। कब हुई, 1944 में हुई। इसके साथ में IMF की स्थापना हुई। किसकी, IMF की स्थापना हुई। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और IMF की, इन्हें जुड़वा बहन कहते, क्या कहते, इन्हें जुड़वा बहन कहते। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इनकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और DC का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और वॉशिंगटन DC किस नदी के किनारे है, तो पोटामैक नदी के किनारे। मैं यही क्वेश्चन लाने वाला था और इसके साथ इतने और बता देगा कि ज्योग्राफी से संबंधित था। तो वॉशिंगटन DC किस नदी के किनारे है, तो पोटामैक नदी के किनारे। सिंधु जल समझौता 1960 का है, वर्ल्ड बैंक ने अध्यक्षता करी, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। भारत 20% पानी का उपयोग करेगा, पाकिस्तान 80% पानी का उपयोग करेगा। अगर तुमसे पूछ रहे वर्ल्ड बैंक और IMF, इनकी स्थापना 1944 में हुई, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई।
इन्हें जुड़वा बहन कहते हैं। और इनका हेडक्वार्टर पोटामैक नदी कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी कहाँ पर है, तो पोटामैक नदी के किनारे है। इतना आप याद रखना, ठीक है। आगे बात करें, देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो झेलम नदी, अगली नदी कौन सी है, झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से होता है। कहाँ से, तो झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से होता है। अब तुमसे पूछ ले इसका पुराना नाम क्या है, बेतिस्ता है। झेलम नदी का पुराना नाम बेतिस्ता है। वेदों में इसका तुलबुल और पूरी परियोजनाएं किस पर है, झेलम नदी पर है। मंगला डैम का भी निर्माण किस पर है, मंगला डैम भी झेलम नदी पर। तुलबुल और पूरी परियोजनाएं झेलम नदी पर है और मंगला डैम भी झेलम नदी पर है। और मुजफ्फरपुर से कहाँ से, मुजफ्फरपुर से मीरपुर तक, मुजफ्फरपुर से मीरपुर तक भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती है। किसकी सीमा पर, तुमसे डायरेक्ट पूछेगा कि कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती, तो झेलम नदी मुजफ्फरपुर से मीरपुर तक भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती है। आप इसको भी याद रखना। अगर तुमसे पूछ रहे आगे नदी, अगली नदी कौन सी है, अगली नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, चिनाब नदी का उद्गम बड़ा लाता दर्रा हिमाचल प्रदेश से हुआ। चिनाब नदी कहाँ से निकलती, हिमाचल प्रदेश से निकलती, बड़ा लाता दर्रा से। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जानते, चंद्रभागा के नाम से जानते हिमाचल प्रदेश में। अगर तुमसे पूछ ले इस पर कौन कौन से बांध हैं, तो सलाल, दुलस्ती और बगलेहार। सलाल, दुलस्ती, बगलेहार किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर है। इसको भी आप याद रखना। अगर आगे पूछ ले, अगली नदी तुमसे पूछ ले कौन सी नदी, रावी नदी। रावी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो रावी नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती। कहाँ से निकलती, रावी नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती। रावी नदी का पुराना नाम क्या है, देखिए झेलम का पुराना नाम बेतिस्ता है। पुराने नाम पूछे जाते हैं पेपर में। पुराना नाम क्या है रावी का पुराना नाम, तो रावी नदी का पुराना नाम तुमसे पूछ ले पुरसनी या ईरावती है। क्या है, पुरसनी या फिर ईरावती। इसको भी आप याद रखना। और इस पर कौन कौन सी परियोजना चल रही है, तो चमेरा, थीन, सायपुर और कंडी। चमेरा, थीन, सायपुर, कंडी परियोजनाएं रावी नदी पर चलाई जा रही है। आगे बात करें, अगली नदी कौन सी, ब्यास नदी। अगर तुमसे पूछ ले ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो ब्यास नदी का उद्गम ब्यास कुंड से हुआ। ब्यास कुंड कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। इसको भी आप याद रखना। इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम तुमसे पूछ ले तो ब्यास नदी का पुराना नाम बिपाशा है। क्या है, ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है, तो बिपाशा है। अगर तुमसे पूछ ले कि हरि के नामक स्थान पर, हरि के नामक स्थान पर सतलुज से मिल जाती है, किससे मिल जाती, हरि के नामक स्थान पर सतलुज से मिल जाती। और यहीं पर ये दोनों नदी कौन कौन सी, एक तो सतलुज और एक ब्यास, हरि के बैराज बांध बनाती। और हरि के बैराज बांध से ही इंदिरा गांधी नहर निकली।
जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर है। भारत की सबसे बड़ी नहर है। हरी के बैराज से कौन सी नहर निकली? तो इंदिरा गांधी नहर निकली, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर है। और ब्यास नदी पर एक बांध है, कौन सा बांध? पोंग बांध। इसको भी आप याद रखना, पुराना नाम बेपासा है ब्यास नदी का। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। कहाँ से निकलती? तो ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है। चलिए, और आगे बात करें, हरी के बैराज अगर तुमसे पूछ ले तो चलो वो किस पर है? तो ब्यास और सतलुज पर है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आपके पेपर की दृष्टि से और इम्पोर्टेंट कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? सिर्फ मैं देखिए आपको वो कंटेंट देने वाला हूँ। मैं आपको देखिए ऐसा तो है नहीं कि ज्योग्राफी छोटी सी है तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ज्योग्राफी बहुत बड़ा टॉपिक है, 3 से 4 महीने, कम से कम देखा जाए 2-2.5 महीने तो लग ही जाते हैं एक सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करने में। फिर भी मैं आपको वो कंटेंट जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है देने वाला हूँ। ठीक है, और आगे बात मुझे पूछ ले, सतलुज नदी कौन सी नदी? सतलुज नदी। सतलुज नदी तुमसे पूछ ले कि सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? सतलुज नदी राकसताल झील से निकली। राकसताल झील कहाँ पर है? तो तिब्बत में है। तुमसे पूछे इसके पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम शतुद्री है। क्या है? सतलुज नदी का पुराना नाम शतुद्री है। अगर तुमसे पूछ ले कि सतलुज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती, जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सतलुज नदी भारत में शिल्पकला दर्रा से प्रवेश करती, भारत में प्रवेश। ठीक है, ऐसा शॉर्ट लिख दिया। सतलुज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती? तो शिल्पकला दर्रा से भारत में प्रवेश करती। इसको भी आप याद रखना। और एक इसकी बहुत ही फेमस नदी है स्पीति। स्पीति इसकी सहायक नदी है। किसकी? सहायक नदी है। स्पीति इसकी एक सहायक नदी है सतलुज नदी की। इसको आप याद रखना। आगे बात करें, गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो 2008 में दिया गया। कहाँ से निकलती? तो इसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। इसको भी आप याद रखना। राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और जहाँ से निकलती है तो भागीरथी के नाम से निकलती है। किस नाम से निकलती? भागीरथी के नाम से निकलती। अगर तुमसे पूछ ले कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 की कुल लंबाई है। 2525 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। ध्यान रखना, सहारनपुर से बनारस तक, सहारनपुर से बनारस तक इसे भव्य गंगा के नाम से जानते। देखिए टाइम कम है, कंटेंट लेवल का है, फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे लेवल से क्वेश्चन करा रहा हूँ। आज तुमसे पूछ ले कि गंगा नदी को सहारनपुर से बनारस तक किस नाम से जानते? तो भव्य गंगा के नाम से जानते। और बनारस से गंगा सागर तक निम्न गंगा के नाम से जानते। ठीक है, सहारनपुर से बनारस तक भव्य गंगा के नाम से, और बनारस से गंगा सागर तक निम्न गंगा के नाम से। अगर तुमसे पूछ ले कि गंगा नदी मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करती, तो गंगा नदी मैदानी भागों में हरिद्वार से प्रवेश करती। गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती मैदानी भागों में? तो हरिद्वार से प्रवेश करती। गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा बसा? तो वो बसा कानपुर, उत्तर प्रदेश का कानपुर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा बसा शहर कानपुर है। आज तुमसे पूछ ले तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती, तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती और बलिया से निकल जाती। बलिया से निकल जाती है। बिजनौर से तो प्रवेश करती
और बलिया से निकल जाती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मैदानी भागों में हरिद्वार से। देखिए कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और तुमसे पूछे उत्तर प्रदेश में कितने में बह रही, तो उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर में बह रही। कहीं कहीं आपको 1014 भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादा मान्यता 1000 किलोमीटर को है, आप इसको याद रखना, ठीक है। 1014 ऑप्शन में हो तो आप 1014 लगा देना, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर में बह रही। अब तुमसे पूछ ले कि गंगा नदी पर एकमात्र बांध बना, फरक्का बांध, वो भी कहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। फरक्का बांध कहाँ पर बंधा, तो पश्चिम बंगाल में बंधा, इसको भी आप याद रखना। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते, किस नाम से, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। अगर तुमसे पूछ ले इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो एक तो रामगंगा, सोन, घाघरा और यमुना। देखिए रामगंगा, सोन, घाघरा, यमुना और गोमती और टॉन्स, ठीक है, कौन कौन सी हो गई। और गंडक भी आप याद रखना, एक गंडक, ठीक है। कौन कौन सी हो गई, तो रामगंगा, सोन, घाघरा, यमुना, गोमती, टॉन्स, गंडक। ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो गंगा की। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो यमुना है, सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो यमुना है, ठीक है। आप तुमसे पूछ ले कि गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी कहाँ से निकलती, गोमती नदी फुल्लर झील पीलीभीत जिला से निकलती, पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश में है, वहां से निकलती। गोमती नदी उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जिला की फुल्लर झील से निकलती, और इसी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बसा। तुमसे पूछ ले तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस किस नदी के किनारे बसा, तो गोमती नदी के किनारे बसा, इसको भी आप याद रखना। चलिए अगर आगे बात करें अगली नदी, ठीक है, इसको याद रखना अच्छे से। गंगा नदी इंपोर्टेंट है, 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती, भागीरथी के नाम से निकलती, एकमात्र बांध फरक्का बांध बंधा, ठीक है। सहायक नदी याद रखना, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, गोमती नदी भी इसकी सहायक नदी है। गोमती नदी किनारे लखनऊ बसा, उत्तर प्रदेश में कहाँ से, तो प्रवेश करती बिजनौर से, और मैदानी भागों में हरिद्वार से प्रवेश करती। बात करें यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता, तो यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूंछ से निकली। कहाँ से निकली, यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूंछ से निकली। अगर तुमसे पूछ ले यमुना नदी की लंबाई कितनी है, तो यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर, इसको भी आप याद रखना। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, ये किसकी है, ये गंगा की सहायक है। और इसकी सहायक कौन कौन सी हैं, तो इसकी सहायक है एक तो चंबल नदी, चंबल, केन, बेतवा और हिंडन। कौन सी, चंबल, केन, बेतवा और हिंडल, इसको आप याद रखना। ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये यमुना की सहायक नदियां हैं। अगर तुमसे पूछ ले कि बेतवा पर 2 बांध है, एक तो माता टीला, राजघाट और रानी झांसी। ये बात याद रखना, माता टीला, रानी झांसी और राजघाट किस पर है, बेतवा पर है, ठीक है। बेतवा को बुंदेलखंड की गंगा कहते, क्या कहते, बुंदेलखंड की गंगा, बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं। चंबल नदी की बात करें, चंबल नदी कहाँ से निकली, तो चंबल नदी को यहीं से थोड़ा याद रख लेना, मालवा के पठार मऊ से निकली। चंबल कहाँ से निकली, तो मालवा के पठार मऊ से निकली, और किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। केन किसकी, केन भी यमुना की है। बेतवा को बुंदेलखंड की गंगा कहते, और राजघाट और माटरीला परियोजना किस पर है, तो बेतवा नदी पर है। हिंडा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये भी यमुना की सहायक नदी है। आप इसको भी अच्छे से
याद रखना। चलिए आगे बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लें, ठीक है। पहले नर्मदा नदी की बात कर ले रहे, किसकी, पहले नर्मदा की बात कर ले रहे। और नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी के साथ आप याद एक तरह के याद रखना सोनम, एक सौ से हो गया क्या, सोन, ठीक है। ना से हो गया नर्मदा, और माँ से हो गया माहिम। तो ये तीनों नदी कहाँ से निकलती, तो ये तीनों नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती। कहाँ से, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक की पहाड़ी से। और सोन का भी, नर्मदा का भी, माहिम का भी, तीनों नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं, आप इसको भी याद रखना। अगर तुमसे पूछ ले कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है, ठीक है। और नर्मदा नदी भ्रंश घाटियों में बहती। कहाँ पर बहती, तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटियों में बहती है, ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ पर बहती, तो भ्रंश घाटियों में बहती। और धुआंधार, दूधधारा, कपिलधारा इसी पर एक जलप्रपात भी है। और याद रखना अगर तुमसे पूछ ले कि कौन सी नदी बीहर खड्डों का निर्माण करती, तो वो है चंबल। बीहर खड्डों, बीहर खड्डों का निर्माण कौन सी नदी करती, तो इसको भी आप याद रखना, चंबल करती। बीहर खड्डों का निर्माण चंबल करती। और भ्रंश घाटियों में कौन बह रही, तो नर्मदा नदी बह रही। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते। और उसका उद्गम कहाँ से हुआ, तो अमर कंटक से हुआ, ठीक है। इसके बाद बात करें दामोदर नदी। कौन सी नदी, दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो दामोदर नदी का उद्गम छोटे नागपुर के पठार से हुआ। कहाँ से हुआ, दामोदर नदी का उद्गम छोटे नागपुर के पठार से हुआ। इसे बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। और दामोदर नदी कहाँ पर बहती, तो रिफ्ट घाटियों में, रिफ्ट घाटियों में बहती है। रिफ्ट घाटियों में कौन सी नदी बहती, तो दामोदर नदी बहती है। और कोयले के लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है कौन सी नदी, दामोदर नदी। और इसे भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं। अगर तुमसे पूछ ले कि रूर क्षेत्र कहाँ पर है, तो रूर क्षेत्र वैसे तो जर्मनी में है, इसको भी आप याद रखना। विश्व में कहाँ पर है, तो वैसे तो जर्मनी में है, लेकिन भारत का रूर क्षेत्र दामोदर नदी को कहते हैं। और भारत की सबसे प्रदूषित नदी है, इसको भी आप याद रखना। जब घाटियों में बहती है, बंगाल का शोक कहते हैं, छोटे नागपुर के पठार से निकलती है। आप इसको याद रखना, रूर क्षेत्र कहाँ पर है, जर्मनी है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसको भी आप याद रखना। अगर तुमसे पूछ ले कि बिहार का शोक किसे कहते हैं, बिहार का शोक, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक किसे कहते, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते। और उड़ीसा, उड़ीसा का शोक किसे कहते, उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक महानदी को कहते। किसे कहते, उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। और तुमसे पूछ रहे कि चीन का शोक किसे कहते हैं, तो चीन का शोक हवांगो नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं, चीन का शोक हवांगो नदी को कहते हैं। हवांगो नदी को पीली नदी कहते हैं। और एशिया की सबसे बड़ी नदी, एशिया की सबसे बड़ी नदी, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यांगटीसी है, इसको भी याद रखना। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगटीसी। चीन का शोक हवांगो नदी को, बिहार का शोक कोसी नदी को, उड़ीसा का शोक महानदी को। और बंगाल का शोक तो कैसे कहते हैं, बंगाल का शोक तो दामोदर नदी को कहते हैं, ठीक है। अगर तुमसे पूछ ले, आगे बात करें, देखिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें, बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें
आज तुमसे पूछ ले कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से हुआ। कहाँ से हुआ, तो मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से हुआ। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। ठीक है। तिब्बत में क्या कहते, तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते। अरुणाचल प्रदेश से जो भारत में प्रवेश करती, भारत में कहाँ से प्रवेश करती, तो भारत में प्रवेश करती अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश में से क्या कहते, तो अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग कहते। क्या कहते, अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग कहते, इसको भी याद रखना। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। इसके बाद असम में मिलती, असम में आती, तो असम में क्या कहते, असम में से ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते। असम में किस नाम से जानते, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते। और ऐसे असम का शोक भी कहते हैं, असम का शोक भी इसे कहते हैं। अगर तुमसे पूछ ले असम का शोक कैसे कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र से कहते हैं। अगर तुमसे पूछ ले कि बांग्लादेश में किस नाम से जानते, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते। किस नाम से जानते, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। आगे पूछ ले कि लोहित इसकी प्रमुख सहायक नदी है। लोहित किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की लोहित एक सहायक नदी है। ठीक है। अगर तुमसे पूछ ले कि इसी पर नेशनल वाटरवे 2 है, वो किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसको भी आप याद रखना, जो कि कहाँ से है। ठीक है। नेशनल वाटरवे 2 कहाँ से है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और जो कहाँ से कहाँ तक है, तो ढोला से सादिया तक है। नेशनल वाटरवे 2 किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और नेशनल हाईवे वाटरवे 1 किस पर है, तो जे गंगा नदी पर है। जे कहाँ से है, हल्दिया से प्रयागराज तक है। इसको भी आप याद रखना। नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर ढोला से सादिया तक है। और नेशनल वाटरवे 1 गंगा नदी पर है, हल्दिया से प्रयागराज पर है। बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, तिब्बत में सांगपो, मानसरोवर झील के निकट चिमांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और ध्यान रखना, बांग्लादेश में किससे मिल जाती, तो बांग्लादेश में गंगा से मिल जाती है। कौन मिल जाती है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी गंगा से मिल जाती है। और जब ये मिलती हैं तो इन दोनों की संयुक्त जो जलधारा बनती, तो उसे कहते हैं मेघना। क्या कहते हैं, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को मेघना कहते हैं। और मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती। विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, सुंदरवन का डेल्टा। इसको भी आप याद रखना। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती, क्योंकि कौन सा है, तो सुंदरवन का डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र नदी अच्छे से याद रखना। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने ये जो इम्पोर्टेंट नदियाँ बन सकती थी वो आपके सामने करा दी। और जो कि कुछ बांध रह गए, मैं बांध आपको आगे क्लास में करा दूंगा, झीलें भी करा दूंगा, और जो प्रमुख जलप्रपात हैं वो भी करा दूंगा, दर्रे भी करा दूंगा, और राष्ट्रीय उद्यान भी, मतलब जो जनजाति आगे आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। ब्रह्मास्त्र सीरीज का आखिरी एपिसोड, 7वां एपिसोड मैंने आपके सामने कर दिया है। ठीक है। इसके सामने मैंने आपसे वादा किया कि 2 क्लासें मैं आपके लिए स्पेशल करंट की भी लेने वाला हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, आप मेरे साथ जुड़े रहिए अच्छे से। ठीक है। आप पढ़ते रहिए, मैं आपको आगे बांध ही पढ़ा दूंगा, और स्टैटिक जीके भी क्लासें आगे चलती रहेंगी।
आपका कुछ भी छूटा नहीं जाएगा। पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और आप अब चैनल पर देखिए, ओलंपिक भी पढ़ा रखा, खेल की क्लास भी पढ़ा रखी, और कुछ संस्थाएं, समिति, योजनाएं, अर्थशास्त्र की भी क्लास पढ़ा रखी है। आप सिर्फ पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए, अपने माँ बाप के सपना अपने अंदर जगाइए, अपने ध्यान में रखिए। कभी भी आपको मोटिवेशन की कमी पड़े तो सिर्फ आप अपने माँ बाप के चेहरे को याद कर लेना, आपको कभी भी मोटिवेशन कम नहीं होगा। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और धन्यवाद।